स्टार्ट। महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में ज्वार आया है। वह होटलों, रेस्तराओं और सड़कों के निर्माण जैसी व्यापक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की मांग करता है, जो पर्यावरण को प्रभावित करती है। उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की ओर ध्यान दिए जाने पर भी पर्यटकों की संख्या और व्यवहार के कारण वे कुछ समस्याएं पैदा करते ही हैं। पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार पर्यटन विश्व भर में एक नई संकल्पना है। इसका औपचारिक निरूपण 1989 में पर्यटन पर की गई हेग घोषणा से हुआ, जो पर्यटन के विवेकपूर्ण प्रबंधन का समर्थन करती है ताकि वह प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की सुरक्षा तथा परिरक्षण में योगदान कर सके। यहाँ तक कि पिछले जून में ब्राज़ील में हुए पृथ्वी सम्मेलन में दीर्घकालीन पर्यटन पर संपूर्ण दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई। तथापि भारत में पर्यटन विकास पर पर्यावरणीय नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय घोषणा से कई वर्ष पहले लगाए गए थे और इनका मूल हम भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में ढूंढ सकते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्रियों को तटीय क्षेत्रों में समुद्र से आधा किलोमीटर क्षेत्र के भीतर निर्माण कार्य न होने देने के निर्देश दिए थे। तटीय क्षेत्रों के उनके दौरे के दौरान जिन बातों ने उन्हें परेशान किया, उनके प्रति यह उनकी सहज प्रतिक्रिया थी। समय बीतने के साथ साथ यह पाया गया है कि राज्य सरकारों के कहने के बाद भी अनियमित निर्माण नहीं रुका और पर्यावरण और वन मंत्रालय को अधिसूचना जारी करनी पड़ी। हमने जब से अब तक काफ़ी सीखा है और इस विषय में हमारे अनुभव के परिणामस्वरूप हम अपने नियमों में संशोधन कर रहे हैं। अब हमारे मंत्रालय का सरोकार तटीय क्षेत्रों से भी आगे है और सभी बड़ी पर्यटन परियोजनाओं जैसे कुछ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अब एक पूर्वेच्छा है। अरावली पर्वतमाला जैसे कुछ क्षेत्रों को पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है और राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों में और उनके आसपास व्यावसायिक विकास को कड़ाई से नियंत्रित किया जा रहा है। अनियंत्रित व्यवसायीकरण से हमारी तटीय रेखा की स्थिति बिगड़ी है। प्राकृतिक रेत के डिब्बों के साथ छेड़छाड़ करने से उस स्थान की परिप्रणाली नष्ट होती है। समुद्र, वायु, भूमि और वनस्पति तथा इनके विभिन्न उपयोगों से यह मिश्रित परिप्रणाली बनी है और यह समुद्र की ज्वारीय तरंगों तथा भूमि कटाव से प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। तटीय सैरगाहों को यदि इस प्रकार बना भी दिया जाए कि वे सौंदर्यपरक दृष्टि से आसपास के वातावरण में मेल खाए तो भी समस्या का अंत नहीं होता। यह उसी तरह का मामला है जैसे पानी ही पानी, सर्वत्र पानी, परंतु पीने को एक बूंद भी नहीं।
बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता है। महोदय, इस्पात कारखाना लगाने में कुछ वर्ष लगते हैं। इस्पात कारखाने को चलाने वाली धातु विज्ञानी को प्रशिक्षित करने में उससे दुगना समय लगता है। परमाणु रिएक्टर को तैयार करने में जितना समय लगता है उससे 5 गुना समय और सक्षम परमाणु वैज्ञानिक को प्रशिक्षित करने में लगता है। इस प्रकार आज हमें पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना है। हम इसमें देर नहीं कर सकते, वरना हमारी योजनागत और औद्योगिक उन्नति अपने आप रुक जाएगी। स्पष्ट है कि किसी विदेशी भाषा के ज्ञान के बिना यह उच्च स्तरीय प्रशिक्षण आज या आगामी कुछ वर्ष तक नहीं दिया जा सकता। हिंदी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में प्रारंभिक वैज्ञानिक और शिल्प विज्ञानी प्रशिक्षण देना असंभव है और वास्तव में वांछनीय भी। हम कुछ पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, लेकिन पुस्तकों का अनुवाद करके या शब्दावली बनाकर हम उस विशाल और जटिल विचारधारा को प्रस्तुत नहीं कर सकते, जो इस तकनीकी और औद्योगिक युग के पीछे है। आज शिल्प विज्ञान में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहे हैं कि जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं वे भी शीघ्र ही पुरानी पड़ जाती हैं। प्रत्येक वैज्ञानिक को बहुत सी वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं पढ़कर, जो कई भाषाओं में होती है, अद्यतन जानकारी से परिचित रहना पड़ता है। इसी और अन्य कारणों से द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का पर्याप्त शिक्षण जारी रखना मुझे आवश्यक लगता है। मैं अंग्रेजी कह रहा हूँ क्योंकि सीखने के लिए यह सबसे सरल विदेशी भाषा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। हमें दूसरी विदेशी भाषाएं भी सीखनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि हिंदी और अपनी दूसरी भाषाओं का विकास और विस्तार करने के अतिरिक्त संस्कृति की दृष्टि से भी विदेशी भाषाओं के संपर्क में रहना और उनका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। केवल इसी प्रकार हम संसार के विभिन्न भागों में विचारधारा से परिचित हो सकते हैं। इससे हिंदी समृद्ध होगी और धीरे धीरे नए चिंतन का माध्यम बनेगी, जो संभवतः हिंदी के माध्यम से ही दूसरे देशों को जाएगा। मुझे संदेह है कि हमारे बहुत से लोगों को इस संसार की जिसमें हम रहते हैं बहुत कम जानकारी है।